हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे मराठास के बारे में कि मराठास और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच में कैसे सुप्रीमेसी को लेकर स्ट्रगल हुआ, कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मराठास को हराया। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अभी तक बंगाल को कॉन्केस्ट कर लिया है, उन्होंने मैसूर डायनेस्टी में टीपू सुल्तान को हरा दिया है और उनसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया। तो अब हम देखते हैं कि मराठास में उन्होंने कैसे किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि मराठास का इमरजेंस कैसे हुआ। मराठास में सबसे पहले हम आते हैं किंग साहू के बारे में। किंग साहू कौन है? किंग साहू है ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी। ठीक है, जो 1707 से 1749 तक एज अ किंग रहते हैं मराठास के, लेकिन ये एज अ प्रिजनर ऑफ औरंगजेब होते हैं। ठीक है, औरंगजेब इन्हें प्रिजनर बना के रखते हैं अपने पास, लेकिन इन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। राजा किंग साहू होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पेशवाशिप चलती है। पेशवा मतलब एज अ चीफ मिनिस्टर या जो एज अ प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं। तो इनके पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 20 तक रूल करते हैं। किंग साहू एज अ नाम के होते हैं, जो भी सारा काम होता है वो इनके पेशवा से देखे जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद में जो पेशवा बनते हैं वो बनते हैं बाजीराव फर्स्ट, जो 1720 से 40 तक रूल करते हैं। ये एक 20 ईयर ओल्ड बॉय होते हैं। उनके बाद आते हैं उनके बेटे बालाजी बाजीराव, ठीक है, जिनको नाना साहेब भी कहा जाता है, और ये एक 18 साल के बॉय होते हैं जो 1740 से 61 तक रूल करते हैं। बालाजी बाजीराव के बाद में आते हैं इनके बेटे माधवराव। ठीक है, ये भी एक 18 ईयर्स ओल्ड बॉय होते हैं, जिनकी जो रूल करते हैं 1761 से 62 तक, और इनकी डेथ हो जाती है टीबी के कारण। ठीक है, माधवराव के बाद में जो है आते हैं इनके यंगर ब्रदर। माधवराव के यंगर ब्रदर होते हैं नारायण राव। ठीक है, अब माधवराव की जैसे ही डेथ होती है तो दो लोगों के बीच में पेशवाशिप को लेकर टसल शुरू हो जाते हैं। किसके बीच में? नारायण राव जो कि यंगर ब्रदर है माधवराव के, सेकंड वर्सेस रघुनाथ राव जो कि यंगर ब्रदर हैं किसके? बालाजी बाजीराव के यंगर ब्रदर हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टसल शुरू हो जाती है, मतलब इनके बीच में और इनके चाचा के बीच में। ठीक है, अब जो नारायण राव है उनको मार दिया जाता है। ये रूल करते हैं 1772 से 73 तक, और बाद में इनको मार दिया जाता है। इनके मारने के बाद में जो बनते हैं पेशवाशिप के हकदार जो होते हैं वो होते हैं इनके बेटे सवाई माधवराव सेकंड। ठीक है, अब ये सवाई माधवराव सेकंड जो है वो पेशवाशिप के हकदार होते हैं। ये 1773 से 95 तक रहते हैं। फिर ये 1795 में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इनके सुसाइड कमिट करने के बाद में जो है वो पेशवाशिप मिलती है बाजीराव सेकंड को। अब ये बाजीराव सेकंड कौन है? ये है रघुनाथ राव के बेटे। ठीक है, तो ये है पूरा मराठा की हिस्ट्री, इसमें सारे मराठास हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मराठास के बीच में स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कैसे स्ट्रगल शुरू हुआ, क्या हुआ। हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कैसे स्ट्रगल शुरू हुआ। अब हम देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स, स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। राइज ऑफ मराठास हमने देख लिया। जैसे ही मुगल डिक्लाइन हुए मराठास इमर्ज हुए, जिसमें सबसे पहले किंग साहू होते हैं जो ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी होते हैं। ये औरंगजेब के प्रिजनर होते हैं 1707 से 49 तक। इनके अंडर जो भी मराठा किंगडम का जो भी ध्यान रखता है वो रखते हैं पेशवास। हमने देखा कि कैसे 1 बाय 1 पेशवास आते गए। अब हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या जो इंग्लिश है वो मराठास की पॉलिटिक्स में कैसे घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 82 तक होता है। अब ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब होता है? जब माधव राव की डेथ हो जाती है। हमने देखा था कि माधव राव की जब डेथ होती है तो उसके बाद में जो पेशवाशिप को लेकर जो है वो टसल शुरू हो जाती है। माधव राव की डेथ होती है 1772 में। किस कारण से माधव राव की डेथ होती है? टीबी के कारण। ठीक है, इनकी टीबी के कारण डेथ हो जाती है। तो टसल किसके बीच में शुरू हो जाती है? रघुनाथ राव वर्सेस नारायण राव। नारायण राव कौन होते हैं? माधव राव के छोटे भाई। और रघुनाथ राव कौन होते हैं? माधव राव के जो पिता थे उनके छोटे भाई। तो इन दोनों के बीच में नवाब पेशवाशिप को लेकर टसल शुरू हो जाती है। अब जो रघुनाथ राव है वो क्या करते हैं? नारायण राव को मरवा देते हैं, इनकी हत्या करवा देते हैं। फिर नारायण राव के मर जाने के बाद में क्या होते हैं? इनके जो बेटे होते हैं सवाई माधवराव सेकंड, इनको एज अ लीगल हायर पेशवाशिप दी जाती है। तो जैसे ही नारायण राव की डेथ होती है तो एज अ लीगल हायर उनके बेटे को पेशवाशिप दे दी जाती है। लेकिन रघुनाथ राव क्या करते हैं? भाई रघुनाथ राव ने सोचा कि नारायण राव को मारकर मैं खुद जो है वो पेशवा बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लीगल हायर उनके बेटे को मिल जाता है। तो रघुनाथ राव क्या करते हैं? जाकर एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं ब्रिटिशर्स के साथ में
क्या ट्रीटी है वो? ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक ट्रीटी साइन करते कौन? रघुनाथ राव, जो कि मराठास की तरफ से थे। क्या ट्रीटी साइन करते हैं? इस ट्रीटी के अंदर ये बोलते हैं कि अगर मतलब ये बोलते हैं कि भाई मेरे को पेशवा बनाओगे तो क्या करेंगे, जो सैलिसिट वाला एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, जो रिवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर सकती है। तो ये बात जो है इस ट्रीटी में रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉमिस कर देते हैं। इसके बाद में एक और ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1776 में होती है। इसमें बोला जाता है कि रघुनाथ राव को प्रॉमिस किया जाता है कि उनको पेंशन दी जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रघुनाथ राव को प्रॉमिस करती है कि उनको पेंशन दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो वॉर कैसे होता है भाई, कोर्स ऑफ वॉर किस किस के बीच में होता है। तो मराठा होते हैं एक तरफ होती है ईस्ट इंडियन कंपनी। मराठा को इधर लेड करते हैं, लीडर कौन होते हैं इनके? होते हैं महाजी सिंधिया, ठीक है। तो इसमें मराठास जो है वो जीत जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है। ये जो दो ट्रीटीज पहले साइन की, ये वॉर के बाद नहीं की, ये ट्रीटी तो पहले ही रघुनाथ राव अलग से साइन कर रहे थे, लेकिन जो वॉर होने के बाद में जब मराठा जीत जाते हैं तब ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वडगांव में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो भी टेरिटरीज उसने सीज की थी वो सारी वापस लौटानी पड़ती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी रिजेक्टेड वडगांव ट्रीटी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बाद में इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर देती है। गवर्नर जनरल वॉरेन हस्टिंग जो है वो इस ट्रीटी को रिजेक्ट करते हैं। तो इसके बाद में होती है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जो होती है 1782 में। इसमें क्या करते हैं कि जो सैलिसिट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल ही रहेगा। पेशवा जो है वो, हाँ, इसमें क्या है, जो पेशवा है उनको ये बोला जाता है कि पेशवा किसी भी अदर जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश के अलावा, ब्रिटिशर्स के अलावा, नॉट सपोर्ट एनी अदर ईस्ट इंडिया कंपनी अदर देन यूरोपियंस की। जो पेशवा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके अलावा किसी भी यूरोपियन पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉमिस किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेगी। ट्रीटी ऑफ पुरंदर को वापस से रिस्टोर कर लिया गया कि उनको एज अ पेंशन दे दी जाएगी। अब आता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से 1805 तक होता है। ये कैसे होता है? सवाई माधव राव, हमने देखा था सवाई माधव राव जो हैं वो नारायण राव के बेटे थे, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, ये पेशवा थे, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था 1795 में। अब ये वॉर कैसे हुआ? अब ये वॉर के लिए बोला जाता है कि भाई सम हिस्टोरियन ये बोला जाता है कि जो बाजीराव सेकंड है, पेशवा ब्रूटली मर्डर जशवंत राव। अब जो एक जशवंत राव जो होते हैं उनको बहुत ही ब्रूटली तरह से मार देते हैं बाजीराव सेकंड, जो कि रघुनाथ राव के बेटे होते हैं। अब ये वॉर होता है एंग्लो मराठा वॉर। तो इसमें ट्रीटी होती है, क्या होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन 1802 विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बाजीराव सेकंड है वो ट्रीटी करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1803 में। इसमें क्या करते हैं, एक्सेप्ट कंपनीज आर्मी। जो बाजीराव सेकंड है वो कंपनी की आर्मी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सूरत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको चौथ कलेक्ट करने का क्लेम दे देते हैं कि वो चौथ जो है एक तरह का टैक्स होता है, 1/4 टैक्स होता है, जो कि वो कलेक्ट कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ट्रीटी के अंदर ये होता है। अब ये हम देखते हैं कि रिड्यूस टू वेस्लाजेस। अब पेशवा जो है वो ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी हार जाते हैं। और ये कहाँ तक रह जाते हैं, आफ्टर पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस अंडर द आर्थर वेल्सली। अब पेशवा ये हो जाता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है, तो पेशवा जो है एक लिमिटेड एरिया तक सिमट कर रह जाते हैं। और जैसे ही पेशवाशिप खत्म होती है, बाजीराव सेकंड के बाद में पेशवाशिप खत्म हो जाती है, तो क्या होते हैं, जो गवर्नर जनरल होते हैं आर्थर वेल्सली, इनके अंडर सब्सिडरी अलायंस इनसे साइन करवा लिया जाता है। इस तरह से मराठास भी जो है वो हार जाते हैं। अब मराठास में भी बहुत अलग अलग होते थे, कौन कौन कहाँ कहाँ तक हारा है वो हम देखते हैं। जैसे भोंसले जो हैं उनकी डिफीट हुई थी 1803 में। इनकी हार होने के बाद में साइन होगी ट्रीटी ऑफ देवगांव। डिफीट ऑफ स्किंदिया हुई थी 1803 में ही, दिसंबर में हुई थी ये 30। इनके हारने के बाद में ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजर गांव, ठीक है। उसके बाद में जो डिफीट ऑफ होलकर हुई थी 1806 में, इनको हराने के बाद में ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ठीक है। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और पेशवाशिप हट जाती है, और जो मराठास है वो भी सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं।
हमने देखा जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। अब आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये क्यों होता है? ये होता है 1817 से 19 तक। अब ये किस तरह से होता है? जो लॉर्ड हेस्टिंग है, गवर्नर जनरल है, वो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी चाहते हैं, यानी ब्रिटिशर्स जो है सब जगह राज करें, ऐसा ये चाहते हैं। इस टाइम तक क्या होता है, एक चार्टर एक्ट आता है 1813 का। अब ये चार्टर एक्ट्स वगैरह हैं जो ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देते हैं कि जो उनकी क्वीन है उनकी तरफ से चार्टर एक्ट आते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे ये थी तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही, कोई रूलर तो थे नहीं, कंपनी थी, तो उनके जो भी ऑर्डर वगैरह है वो सब ब्रिटेन से आते थे, तो वहाँ से ऐसे एक्ट्स आते थे। इससे पहले भी कई सारे एक्ट आए, लेकिन जो चार्टर एक्ट 1813 का आया था, इसमें क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड में मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई थी, सिर्फ चाइना में छोड़कर टी को। भाई चाइना में वो टी की जो मोनोपोली है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश वाली के साथ पास रहेगी, बाकी की जो भी ट्रेड में इनकी मोनोपोली थी वो हटा दी गई थी। मतलब सब बाकी की यूरोपियन पावर्स भी यहाँ ट्रेड कर सकती हैं अच्छी तरह से। अब पेशवाशिप खत्म हो गई थी, तो इस टाइम क्या हुआ, तो जो पिंडारीज थे, पिंडारीज लोग थे, उन्होंने जो लूटपाट है वो शुरू कर दी थी। अब पिंडारीज के लीडर्स थे आमिर खान, करीम खान, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। भाई इनकी लूटपाट शुरू हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके पीछे खोजबीन करी, तो जो इनके लीडर थे आमिर खान और करीम खान ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन चीटू खान जो थे वो भाग गए थे। अब यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, जैसे ट्रीटी ऑफ बेसिन जो ट्रीटी की थी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, इस ट्रीटी को एज ए डिस्क्राइब किया गया कि ये ट्रीटी ऑफ बेसिन नहीं थी, ट्रीटी ऑफ चिपर थी, ठीक है। अब वॉर होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, वो किन के बीच में होता है, मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही फिर से होता है। भाई मराठास होता है, पेशवाशिप तो एक तरीके से खत्म ही हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अलायंस के, सब्सिडरी अलायंस के तौर पे मराठास रूल कर रहे थे। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो होता है मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। तो पेशवा डिफीटेड एट खिरकी, जिसमें ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है 1817 में जून में। यहाँ पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो जाती है, मतलब पेशवाशिप जो है वो पूरी तरह से एंड हो जाए। भोंसले को डिफीट किया है सीताबुल्दी में ट्रीटी ऑफ ग्वालियर विद सिंधिया, ठीक है, ये नवंबर 1817 में साइन होती है। होलकर एट महिदपुर ट्रीटी ऑफ मंदासौर जो कि 1880 में साइन की जाती है। तो यहाँ सारे जो है मराठा वॉर हो जाते हैं। इस तरह से जितने भी पहले ट्रीटीज हुई उसके बाद में लड़ाई होकर वॉर होकर ट्रीटी हुई। अब जून 1880 में क्या होता, 1818 में क्या होता है, पेशवा जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं और जो मराठा पावर है वो डिसॉल्व हो जाती है। पेशवाशिप को अबॉलिश कर दिया जाता है कि भाई कोई पेशवाशिप भी होगी, ऐसी जो भी पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव बिकम द ब्रिटिश रिटेनर, और पेशवा बाजीराव जो लास्ट होते हैं उनको ब्रिटिश रिटेनर्स बना दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई वाई द मराठाज लॉस्ट। मराठा एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर थी जो मुगल्स के सामने भी लड़ गई, तो वो हारी कैसे, क्या कारण थे उनके हारने का। सबसे पहला था इंफीरियर मिलिट्री सिस्टम। जो मराठास थे उनका जो मिलिट्री सिस्टम था वो इंफीरियर था। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी थी। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पोनेट, जो इंग्लिश थे उनकी भाई जो डिप्लोमेसी थी वो बहुत अच्छी थी और उनकी जासूस सिस्टम भी बहुत अच्छा था। प्रोग्रेसिव इंग्लिश आउटलुक, इंग्लिश जो थे वो आगे की चीज़ें सोच कर चलते थे। नो सेंट्रलाइज रिजीम, कोई सेंट्रलाइज रिजीम नहीं थे। इनएबिलिटी टू मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन आउटसाइड महाराष्ट्र। अब जो मराठा थे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने की जो कैपेबिलिटी थी वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर चलती थी, उसके बाहर उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतने अच्छे से काम नहीं कर पाया। इनेप्ट लीडरशिप, कोई भाई एक आधे लीडर्स जो आए थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, उसके बाद में जो लीडर्स थे उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना कर पाए। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, भाई मराठा स्टेट कभी इधर होता था कभी उधर होता था, कभी किसी का साथ देता था कभी किसी का साथ देता था, इसलिए भी उनको लूज का सामना करना पड़ा या हार का सामना करना। लूज पॉलिटिकल सेटअप, और इस तरह से वो अपना पॉलिटिकल सेटअप भी लूज करते गए। हमने अभी मराठास का कॉन्क्वेस्ट देख लिया, अब हम कुछ और जो स्टेट्स हैं उनका कॉन्क्वेस्ट देखेंगे, जैसे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।